नमस्कार। आज का बाजार में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सौमित्र बुतकर। सबसे पहले बात कर लेते हैं शेयर बाजार की, जहां हमने देखा कि आज काफ़ी अच्छा दिन दिखाई दिया। हरे निशान के साथ कारोबार होता रहा। 17,700 का लेवल हमने टच किया। हालांकि क्लोजिंग उसके कुछ नीचे जाकर हुई है, लेकिन दिन भर किस तरह का एक्शन बाजार में देखने को मिला, बताने के लिए मेरे साथ जुड़ रही है मेरी सहयोगी मानसी दवे। बताइए मानसी। काफी दमदार एक्शन आज दिन भर बाजार में देखने को मिला। बाजार की शुरुआत ही काफी एक्शन पैक रही और सेक्टर स्पेसिफिक, स्टॉक स्पेसिफिक अच्छी तेजी के बीच ही दिन भर बाजार ने ट्रेड कर दिखाया। क्लोजिंग भी कुछ ऐसी ही देखने को मिली। एचडीएफसी ट्विंस लगातार 3 ट्रेडिंग सेशन से बाजार को संभाले हुए हैं। आज भी सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन जो है एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक की तरफ से आता हुआ दिखा। इसके ठीक पीछे हमने देखा आईसीआईसीआई बैंक में भी अच्छी मजबूती के बीच कामकाज दिखा। वहीं आईटी प्ले आज सुबह से ही आईटी पैक में आउट परफॉर्मेंस नजर आ रही थी, चाहे फिर बड़ी दिग्गज कंपनियां हो या मिड कैप आईटी स्पेस कंपनी अच्छे परफॉर्मेंस के साथ ट्रेड कर रही थी। टीसीएस, इन्फोसिस जैसे काउंटर्स जहां पर अच्छी तेजी के बीच कामकाज हमने देखा। इसके अलावा अगर कमजोरी वाले शेयर्स की बात करें, आज की तेजी में आईटीसी ने परफॉर्म नहीं किया। आज बैकसीट लेते हुए आईटीसी में कमजोरी हमने देखी। वहीं एचयूएल, भारतीय एयरटेल और हिंडाल्को जैसे कुछ तमाम काउंटर्स रहे जहां पर बिकवाली का दबाव आज के सत्र में आपने देखा। इसके अलावा स्ट्रॉन्ग रिजल्ट इंपैक्ट मजगांव डॉक, एचईजी, किर्लोस्कर ऑयल जैसे स्टॉक्स में दिखा, जहां पर शानदार अपमूव मजगांव डॉक और एचईजी जैसे स्टॉक में करीब 4.25% तक की तेजी मजगांव डॉक में और एचईजी में 3-3.5% के अपमूव्स हमने देखे। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ईटी नाउ स्वदेश की खबर पर मोहर लगी थी और उसके ठीक बाद हमने देखा सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी आज फोकस में थी। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, एमजीएल जैसे स्टॉक्स में मजबूती के साथ ट्रेड्स हमने देखे। वहीं मिड कैप में आईजीएल, कमिंस, प्रेस्टीज, एबी फैशन और एचएल। ऑफ कोर्स एचएल नहीं भूल सकते क्योंकि मॉर्गन स्टैनली की ओवरवेट रेटिंग एक अच्छी रिपोर्ट आती हुई दिखी और उसके बाद एचएल में आउट परफॉर्मेंस हमने जरूर देखी। डिफेंस प्लेज में एचएल सबसे मजबूत। सेक्टर स्पेसिफिक आईटी, प्राइवेट बैंक, फाइनेंशियल सर्विसेज और साथ ही निजी बैंक क्षेत्र में अच्छी मजबूती रही। वहीं एफएमसीजी और ऑटो प्लेस परफॉर्म नहीं कर पाए, लेकिन ऑल इन ऑल अ स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ रिजल्ट इंपैक्ट हमने देखा। अच्छा सेशन रहा और मजबूती के साथ ही इंडेक्स में भी क्लोजिंग रही। बिल्कुल, इंडेक्स की क्लोजिंग भी काफ़ी मजबूत और अच्छी। आज अच्छा दिन था बाजार के लिए। बहुत शुक्रिया मानसी उस पूरे अपडेट के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे और आपको बता दें कि दिन भर कई एक्सपर्ट से बातचीत हुई हमारी। प्राइम सिक्योरिटीज़ के एमडी और ग्रुप सीईओ एन जय कुमार ने हमसे खास बातचीत में कहा है कि बाजार अगले 2 महीने में नई ऊंचाई पर पहुंचेगा। उनके मुताबिक मीडिया सेक्टर की 2-3 बड़ी कंपनियों में निवेश के मौके बन रहे हैं। मेरे हिसाब से अब ये इन्वेस्टर कुछ लोग वापस आना चाह रहे हैं इंडिया में, और जैसे ही सेलिंग खत्म हुआ है, market has made a very big move. In fact, there's an old saying in the markets कि markets go down not because of selling but because of lack of buying, and they go up not because of buying as much as lack of selling. तो एक तो Indian institutions have been on the sidelines, उनका प्लस माइनस 500 करोड़ डेली हुआ है, which is not too much. But foreign investors have turned buyers, which has been completely unexpected. And जैसे हुआ है, the first, I would say almost 1 बिलियन या 1.5 बिलियन लिया अभी तक, और मार्केट नीचे से 15% और 16,000 से 10% ऊपर है। यानी कि बाहर तो निकल चुके हैं ये लोग, लेकिन अंदर आने में दिक्कत होगी इन टर्म्स ऑफ बाइंग एट द सेम लेवल दैट दे सोल्ड एट। तो मेरे हिसाब से लोगों का भी मानना नहीं है, विच इज वाई इट इज नॉट अ बुल मार्केट, विच पीपल आर रिकग्नाइजिंग। बट ये अपने को 6 महीने बाद पता चलेगा कि ये बुल मार्केट जो एब्सोल्यूट डेप्थ्स ऑफ पेसिमिज्म से उभरा है, ये मार्केट मेरे हिसाब से बहुत आगे निकलेगा। The new highs will be made in the next 2 months. I think by Diwali we'll have new highs, and I think ये sustained bull market रहेगा because यहाँ पर actually speaking local institutions के पास पैसा उतना ही आ रहा है जो पहले आया था, शायद थोड़ा कम, लेकिन foreign investors का इंटरेस्ट काफी बढ़ गया है। ये थीम, इसमें काफी कंसोलिडेशन हुआ है, दैट मीन्स छोटे प्लेयर्स निकल गए, बड़े लोग आ गए हैं। ये थीम किसी के मतलब अपने किसी के लिप्स पे नहीं है। ये है मीडिया स्पेस। इन द मीडिया सेक्टर, एक तो जी और सोनी का मर्जर आपने अनाउंसमेंट देख ही लिया है, अभी फाइनल अप्रूवल जब आ जाएंगे तो ये इसका मार्केट कैप करीबन 6-7 बिलियन हो जाएगा। इसी स्पेस में एक दो और भी बड़े प्लेयर्स हैं जो इंडियन या तो रीजनल हैं या पार्ट नेशनल है, नॉट फुली नेशनल। बट वैसे स्टॉक्स में द बिग अपॉर्चुनिटी इज some of them have actually dramatically increased their presence because of their sports properties. In fact, I think themes around sporting, around sports, gaming, etc. will be big themes to track, and they are linked to the media space. क्योंकि उसमें व्यूअरशिप का बड़ा मतलब एक
वेटेज रहता है. So there are one or two listed stocks, in fact one specific one where there is an entire sports ecosystem, a cricket team, in fact two cricket teams that they own in the same media company. That media company is cash rich as cash rich can be. और 5-6 साल से इन कंपनियों में मतलब कोई वैल्यूएशन में तब्दीली आई ही नहीं है. इनके बिजनेसेस में काफी तब्दीलियां आई हैं लेकिन वैल्यूएशन में कुछ नहीं आई है. यू टेक द टॉप 2-3 प्लेयर्स, दे आर ऑल रफली एट द सेम वैल्यूएशन दे वर 5 years ago, and there has been substantial progress whether in terms of cash. डेट्स तो इनके पास थी नहीं कभी, और जिनके पास थी वो भी जीरो डेट हो गई है. इनके पास डिजिटल प्रॉपर्टीज बन गई हैं, इनके पास नेशनल फुटप्रिंट बनना चालू हो गया है. इन कंपनियों में आप देखोगे कि डिविडेंड पे आउट्स आर हाई. सो सारे जो फैक्टर्स इन्वेस्टर्स को दिखते हैं. लास्ट 5 साल ये अपने एक फेज देखा जब एफआईआईएस का जो जितने हावी हुए थे पिछले 15, 20, 25 सालों में उतना हावी नहीं हो पाए हैं. उनके बेचने के बावजूद local markets have absorbed all the stock over the last 2-3 years and moved forward. My feeling is the FII impact will get further reduced because the money that will come in और जो पैसा आएगा इंडियन मार्केट्स में ये FDI के तौर पे आएगा. यानी कि हमारा अपने प्रोफेशनल लाइफ में हम काफी फैमिली ऑफिस से बात करते हैं. कोई फैमिली ऑफिस इजिप्ट में है, कोई सीरिया में है, कोई यूएस में है, कोई यूके में है, जिनको एफआई के थ्रू आने में कोई दिलचस्पी नहीं है. वो स्पेसिफिक बिजनेसेस, एग्जिस्टिंग सॉर्ट ऑफ कैपेसिटीज, एग्जिस्टिंग अपॉर्चुनिटीज में भाग लेना चाहते हैं. तो वो लोग थ्रू आवर कॉन्टैक्ट्स वी बीन एबल टू एस्टैब्लिश कॉन्टैक्ट विद मेनी ऑफ दीज पीपल. और वैसा जो पैसा उन्होंने बनाया है ये मार्केट की तेजी में, कोई 400-500 मिलियन रख के बैठा हुआ है, कोई 2 बिलियन किसी के पास है, और ये लोग पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में आने में इनकी कोई दिलचस्पी नहीं है. ये लोग मार्केट की त्रुटियां समझते हैं, मार्केट के छोटे छोटे मूव समझते हैं, लेकिन ये लंबे तौर और लंबे अरसे के लिए आना चाह रहे हैं. ये एक्चुअली बिजनेसेस में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं. वो ये बोलते हैं कि मार्केट में डिसलोकेशंस यानी त्रुटियां जो होती रहती हैं वो कैप्चर करना नामुमकिन है, लेकिन मार्केट के बड़े अपॉर्चुनिटीज कैप्चर करने में इनको काफी दिलचस्पी है. और भारत पर दिग्गज ब्रोकरेज मॉर्गन स्टैनली ने भरोसा जताया है. मॉर्गन स्टैनली की दमदार कमेंट्री आई है. एशिया में भारत सबसे ज्यादा मजबूत है. इस रिपोर्ट की और क्या डिटेल्स हैं बताने के लिए जुड़ रही है मेरे साथ मेरी सहयोगी वामाक्षी. पहले उनका कहना है कि घरेलू मांग में मजबूती के लिहाज से एशिया में भारत सबसे ज़्यादा मजबूत नज़र आ रहा है. इसके अलावा साइक्लिकल रिकवरी नज़र आ रही है स्ट्रक्चरल फैक्टर्स के बल पर. पॉलिसी फोकस में भी क्लियर शिफ्ट नज़र आ रहा है और पॉलिसीज इकोनॉमी को प्रोडक्टिव कैपेसिटीज़ बढ़ाने पर फोकस कर रही है. प्राइवेट केपेक्स को बढ़ाने के लिए रिफॉर्म के बड़े फैसले भी लिए गए हैं और कॉर्पोरेट सेक्टर ने भी काफ़ी डीलेवरेजिंग कर दी है. फाइनेंशियल सेक्टर्स के भी जो बैलेंस शीट है उसमें भी काफ़ी अच्छा क्लीन अप होता हुआ नज़र आया है. फाइनेंशियल और इंडिया के लिए जो बढ़ते कच्चे तेल और कमोडिटी के दाम हैं उसमें काफ़ी बड़ी चुनौतियां नज़र आ रही थी, मगर अब प्राइसेस मार्च के 2022 की पीक से गिर चुके हैं और कूल ऑफ हो चुके हैं. इसी के चलते मैक्रो स्टेबिलिटी इंडिकेटर्स वापस कंफर्ट जोन में नज़र आ रहे हैं. ये सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए 2022 से लेकर 2023 के लिए भारत की ग्रोथ करीब 7% तक एवरेज कर सकती है और ये ग्रोथ बड़ी इकोनॉमीज के मुकाबले में काफ़ी मजबूत नज़र आ रही है. ग्लोबल ग्रोथ को भी भारत का करीब 22% का कंट्रीब्यूशन होगा. तो ओवरऑल अगर हम देखें इंडिया ग्रोथ स्टोरी पर मॉर्गन स्टैनली काफ़ी बुलिश नज़र आ रहे हैं. और नतीजों का सिलसिला चल रहा है लगातार. कल जो है 2 व्हीलर कंपनी हीरो मोटो के नतीजे आने वाले हैं. क्या उम्मीद है इस बार बाजार को बताने के लिए मेरे साथ जुड़ रही है मेरी सहयोगी सृष्टि शर्मा. सृष्टि बताइए क्या एक्सपेक्टेशंस हैं इस बार हीरो मोटो के नंबर से. तो देखिए अब तक जितनी भी ऑटो कंपनीज़ के नतीजे आए हैं 2 व्हीलर स्पेस में, वहाँ पे हमने मार्जिन्स पे कड़ी नज़र रखी है क्योंकि अनुमान अच्छे ही लगाए जा रहे थे पर सभी कंपनी ने सरप्राइज़ किया है. तो हीरो मोटोकॉर्प से भी मार्जिन्स के ही नंबर्स सबसे अहम होगा देखना, क्योंकि अगर हम देखें तो वॉल्यूम्स इस बार काफ़ी सुधरती हुई नज़र आई हैं. ना ही सिर्फ साल दर साल बल्कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी की जो वॉल्यूम्स हैं वो करीब 17% सुधरती हुई नज़र आई हैं. ये सभी पैमाने पर जो नंबर्स हैं वो बेहतर आने की उम्मीद है. जहाँ पर इनकी अगर इनकी आय देखें तो वहाँ
वहाँ पे करीब 60% का साल दर साल जम की हम उम्मीद कर रहे हैं। 8,720 करोड़ के आसपास ये आंकड़ा आने का अनुमान है। वहीं EBITDA लगभग दुगना हो सकता है साल दर साल के दम पे, 1,090 करोड़ का ये हम उम्मीद कर रहे हैं। और इनके मार्जिन्स करीब 9.4% पिछले साल से सुधरकर इस बार 12.5% आने की उम्मीद है। ना ही सिर्फ साल दर साल बल्कि तिमाही दर तिमाही भी ये मार्जिन्स में हम इम्प्रूवमेंट की उम्मीद कर रहे हैं। और आखिरी में इनका मुनाफा भी दुगने से ज़्यादा हो सकता है। पर ये देखना होगा कि पिछले साल का जो एक क्वार्टर था थोड़ा एक वॉश आउट क्वार्टर था, बट अगर क्वार्टरली कंपैरिजन भी देखें तो कंपनी की परफॉर्मेंस बेहतर होती हुई ही आने की उम्मीद है। मुनाफे में हम करीब 790 करोड़ से ज़्यादा कंपनी इस बार मुनाफा दर्ज करे, हम ऐसी उम्मीद लगाए जा रहे हैं। अब कुछ फैक्टर्स की बात कर लेते हैं कि कौन से फैक्टर्स इन अर्निंग्स को सपोर्ट करेंगे। तो वॉल्यूम्स तो बेहतर रही ही, पर जो ब्रोकरेजेस बता रहे हैं कि इस बार जो रॉ मटेरियल कॉस्ट इन्फ्लेशन है उसके बदले जो ऑपरेटिंग लेवरेज का बेनिफिट कंपनी को मिलेगा वो ज़्यादा है। तो ये कहीं ना कहीं इनके मार्जिन्स और ओवरऑल नंबर्स पे रिफ्लेक्ट करता हुआ नजर आएगा। प्राइस हाइक्स लिए थे कंपनी ने, वो भी इनके नंबर्स को सपोर्ट करेंगे। और आखिरी में जो साल के फर्स्ट हाफ में जो इनका मार्केटिंग एक्सपेंस रहता है वो अनुमान कम रहता है, तो इसके चलते भी इनके जो नंबर्स हैं उनको सहारा मिलेगा। तो ये तो रही नंबर्स की बात, बट इसके अलावा जो चैनल इन्वेंट्री है, आने वाले समय में क्या डिमांड आउटलुक है और ईवी को लेके कंपनी की क्या स्ट्रैटेजी है, इस पे हमारी ज़रूर नज़र रहेगी। स्टॉक काफ़ी सुस्त परफॉर्म कर रहा है अन्य टू व्हीलर कंपनीज़ के मुकाबले, तो कहीं कुछ सरप्राइज आता है तो ये ध्यान में ज़रूर रखना होगा कि कैसे स्टॉक रिएक्शन देखने को मिलता है। और डीवीज लैब के नतीजे भी जो हैं आने वाले हैं, वहाँ क्या उम्मीद है बताने के लिए जुड़ रही है मेरे साथ मेरी सहयोगी वामाक्षी। बताइए वामाक्षी। दिवस लेबोरेटरीज का स्टॉक आज फोकस में नज़र आ रहा है और इसका मुख्य कारण है कि कंपनी के पहले तिमाही के नतीजे आने वाले हैं। तो अगर हम सेल्स की बात करें तो यहाँ पे हम करीब 12% की फॉल देख सकते हैं। सेल्स 2,518 करोड़ से गिरकर 2,220 करोड़ पर आ सकते हैं। पैट की बात करें तो यहाँ पर भी हम करीब 27% का डाउनटिक देख रहे हैं सिक्वेंशियल बेसिस पर। 894 करोड़ से वो गिरकर 650 करोड़ पर आने की उम्मीद की जा रही है। अगर हम मार्जिन्स के पर ध्यान रखें तो यहाँ पर हम स्लाइड कॉन्ट्रैक्शन देखने की उम्मीद कर रहे हैं। 43.9% था, अब वो गिरकर हो जाएगा 41.4% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। कस्टम सिंथेसिस सेगमेंट ग्रोथ को आगे बढ़ा सकती है। बेस बिजनेसेस में भी जो ग्रोथ थी वो काफ़ी म्यूटेड नज़र आई है जेनरिक मॉलिक्यूल्स में चौथे तिमाही में, और कंपनी करीब 80 to 85% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पर ऑपरेट करने वाला है, ऐसी उम्मीद कर रहे हैं। तो दिविस लेबोरेटरीज एक डिसेंट सेट ऑफ नंबर्स, यहाँ पे स्लाइड डाउनटिक, मार्जिन्स में स्लाइड कॉन्ट्रैक्शन, और इसी के चलते स्टॉक आज फोकस में है। HAL पर मॉर्गन स्टैनली के कवरेज शुरू करने के साथ ही हमने देखा स्टॉक में जोरदार तेजी देखने को मिली है। आखिर क्या खास लिखा है इस रिपोर्ट में, बताने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी सौमित सरकार। सौमित बताइए। तो मॉर्गन स्टैनली ने कवरेज इनिशिएट किया है इस कंपनी के पे और उन्होंने ओवरवेट रेटिंग दी है और टारगेट प्राइस जो दिया है वो 2570 का दिया है। मॉर्गन स्टैनली का ऐसा कहना है कि इंडिया ग्लोबली अगर हम देखते हैं तो सेकंड रैंक पे आता है मिलिट्री स्ट्रेंथ में और थर्ड रैंक में आता है मिलिट्री एक्सपेंडिचर पे, और अगर आप ग्लोबली देखेंगे तो सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर है डिफेंस इक्विपमेंट्स का। और अब गवर्नमेंट का फोकस इंपोर्ट करने के बदले लोकल प्रोडक्शन पे ज़्यादा जा रहा है, और इसी कारण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स जो है इसका एक मेजर बेनिफिशियरी हो सकता है मॉर्गन स्टैनली के हिसाब से। अब मॉर्गन स्टैनली ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंडिया सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर होगा एयरक्राफ्ट का आगे चलते, क्योंकि उसे अपनी खुद की पुरानी फ्लीट को रिन्यू करना है, और इसी कारण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को ज़्यादा ऑर्डर मिल सकते हैं आगे चलते। अब ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के वैल्यूएशंस की अगर हम बात करें तो उसमें अगर आप देखेंगे तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेयर है एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग में, और ये होने के बावजूद अगर आप देखेंगे तो उसकी जो वैल्यूएशंस है वो ग्लोबल पीयर्स के सामने भी डिस्काउंट पे है और डोमेस्टिक पीयर्स के सामने भी डिस्काउंट में। और उसके एग्जांपल में लेते हुए मॉर्गन स्टैनली ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का एग्जांपल लिया है, जो कि एक्चुअली सेकंड लार्जेस्ट डिफेंस कंपनी है इंडिया में, बट उसके वैल्यूएशंस फिर भी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स से प्रीमियम पे। और आगे चलते मॉर्गन स्टैनली एक्सपेक्ट कर रहा है कि ये चेंज होगा और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स प्रीमियम पे ट्रेड करना चाहिए। अब ये फैक्टर्स के अलावा अगर आप देखेंगे तो मॉर्गन स्टैनली ये भी एक्सपेक्ट कर रहा है कि कंपनी की जो अर्निंग्स ग्रोथ होगी वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगी और डिविडेंड पे आउट भी आगे चलते बढ़ सकते हैं। और इन सब कारणों की वजह से उन्होंने ओवरवेट रेटिंग इनिशिएट किया है और टारगेट प्राइस दिया है 2570 का। पीरामल ग्रुप के चेयरमैन अजय पीरामल ने हमारे सीनियर एडिटर अजय शर्मा से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। आइए सुनवाते हैं आपको उस बातचीत का एक हिस्सा। नमस्कार, आप देख रहे हैं ET नाउ स्वदेश। आज हम एक बहुत ही स्पेशल
कॉन्वर्सेशन लेके आए हैं आपके लिए 75 इयर्स ऑफ इंडियाज़ इंडिपेंडेंस। इसके उपलक्ष्य में हम बड़े इन्वेस्टर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट सबके साथ बातचीत कर रहे हैं कि उन्होंने लास्ट कुछ सालों में ऑपरेट करते हुए भारत को कैसे बदलते देखा है और यहाँ से कौन सी अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस वो हमारे देश की ग्रोथ में देखते हैं। और इस खास बातचीत में आज हमारे साथ हैं पिरामल एंटरप्राइजेस के चेयरमैन मिस्टर अजय पिरामल। मिस्टर पिरामल, बहुत बहुत शुक्रिया ET Now स्वदेश से बात करने के लिए। आपका हाउस इस कम्प्लीटली स्वदेशी इंडस्ट्रियल हाउस है। 4 डेकेड्स में आपने अपने बिजनेस को 2 डायरेक्शन में बढ़ाया है। इस दौरान आपने और आपकी फैमिली ने भारत में कौन से बदलाव देखे हैं जो बहुत नोटेबल रहे हो, बहुत इम्पॉर्टेंट रहे हो देश की तरक्की में, अगर वहाँ से बातचीत करें? ये जो बदलाव आप देख रहे हैं, अब कॉमनवेल्थ गेम्स हुए हैं, उसमें देखिए जो बदलाव आया है। आज इस कॉमनवेल्थ गेम्स में अविनाश साबले जो एक बड़ी साधारण स्थिति से गुजरा था और वो अब 3000 मीटर के स्टीपल चेस में वो उसको सिल्वर मिली। अब ये इस रेस में कई सालों तक सिर्फ केनिया के लोग भागते थे 1, 2, 3 नंबर, और यहाँ एक ये अपना भारतीय लड़का सेकंड आया, और वो भी जो फ़र्क फर्स्ट और सेकंड में सिर्फ 0.05 सेकंड्स का था। तो ये बदलाव है कि एक भारत अब एक कॉन्फिडेंट भारत है। आप उधर देख रहे हैं टेबल टेनिस में शरद कमल जो 40 वर्षीय थे, उन्हें गोल्ड मिला, और एक लक्ष्य सेन जो बैडमिंटन में 20 साल के थे। तो सब जगह आप देखें रहे हैं कि काफ़ी ये कॉन्फिडेंस आ गया है। मुझे ये कॉन्फिडेंस सिर्फ स्पोर्ट्स में ही नहीं लेकिन सभी जगह लगता है। आप बिजनेस में देख लीजिए जो यूनिकॉर्न्स आ गए हैं, जो हमारे ओल्डर एस्टैब्लिश इंडस्ट्रीज़ में आ गए हैं, जो ये कॉन्फिडेंस है वो सबसे बड़ा ये आपने पहले नहीं देखा है, मतलब आप इतना कभी नहीं देखा। तो क्या ये आपको अपने बिजनेस में भी बहुत कॉन्फिडेंस देता है, क्योंकि आपके बहुत बड़े बिजनेसेस हो गए हैं और लास्ट 10-15 साल में तो बहुत स्टीप ग्रोथ रही। क्या आपको लगता है कि जो डिस्टेंस आपने लास्ट 3.5 डेकेड्स में कवर किया आपके हाउस ने, उतना डिस्टेंस शायद 1/3 टाइम में या हाफ द टाइम में आगे आने वाले समय में कवर होगा? नहीं, बिल्कुल हो ही रहा है। आप देखिए ना, हमारी बात तो ठीक है। ये जो यूनिकॉर्न्स हैं, जो पहले आप लोग को 20, 25, 30 साल में कोई जो वैल्यू होती थी, अब 2, 4, 5 साल में भी हो जाती है। तो फ़र्क तो पड़ा ही है। और आज भारत, मुझे तो ये बहुत फ्यूचर में, भविष्य में मैं तो बहुत देखता हूँ कि उज्जवल है भारत का भविष्य।